सभी को नमस्ते, आत्मबंधन, वेलकम। आज काफ़ी दिनों बाद रीता मैम आई हैं और सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज टीचर जी हमारे जो हैं वो आज क्लास लेंगे, सेशन लेंगे और उन्होंने एक अनोखा सब्जेक्ट चुना है। मैं भी जब मैंने सुनी कि मैरिजेज़ के बारे में रीटा मैम बोलना चाहती है, तो मुझे इतना मतलब एक एक्साइटमेंट हो गई कि मैम क्या बोलेंगी आज। तो आज वो मैरिजेस के बारे में बोलेंगी। रीटा जी स्पिरिचुअल काउंसलर हैं और कई एजुकेशन में कई साल उन्होंने बिताए हैं और उनका स्वाध्याय में और ध्यान में और स्पिरिचुअल चीजों में बहुत बहुत उनका इंटरेस्ट है। तो वेलकम मैम, रीटा मैम, थैंक यू। आज आपका अनोखा टॉपिक सुनने के लिए हम तैयार हैं। वेलकम वेलकम। सो मच अनुराधा मैम। वैसे टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा ये कोई टॉपिक प्लान बिल्कुल भी नहीं था। आपने तो जैसे मेरे ब्रेन को ना फूड दे दिया सोचने के लिए। और जब आपका मैसेज आया कि यस मैम आपने कुछ सोच लिया या आप इसमें से चूज कर लें, तो मेरे को ऐसे ही पता नहीं कहाँ से ख्याल आ गया और मैंने कहा क्या ये चलेगा। तो मैंने कहा, आपने कहा हाँ चलेगा। मैंने कहा ठीक है। ऑल्दो ये टॉपिक बड़ा कॉमन सा है और मुझे लगता है इस पे बोलने वाला कुछ है भी नहीं। हो सकता है आप लोगों को मेरे से ज्यादा इसके बारे में नॉलेज हो, बट एनीवेज क्योंकि जो टॉपिक मैंने सोचा मैं उसके ऊपर बोल देती हूँ जितना भी मेरी समझ में आया है। तो मास्टर्स, आज का टॉपिक है अरेंज्ड मैरिज वर्सेस लव मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप। इसके बारे में हम क्या सोचते हैं? कहने को तो ये कुछ ऐसा टॉपिक है ही नहीं जिसके बारे में हम कुछ सोचे। तो जो भी थोड़ा बहुत मुझे समझ आता है, मैरिज क्या है? एक्चुअली मैरिज जो है, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट जेंडर्स। अलग अलग सेक्स के दो लोगों का आपस में कनेक्शन है। और इसके साथ साथ सिर्फ दो लोग नहीं, दो फैमिलीज आपस में कनेक्ट होती हैं। और जो दो पार्टनर्स होते हैं, उनकी कमिटमेंट होती है कि वो अपने आप मिलकर पूरी जिंदगी इकट्ठा रहेंगे। ऑल्दो आज के जमाने में अगर हम ये सोचें कि क्या ये कमिटमेंट सीरियसली ली जाती है, तो आई डाउट इट। आजकल के लोग इस चीज को इतना मानते नहीं हैं। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो आजकल की शादियां हैं, वो उनके साथ ना तो कोई गारंटी कार्ड है, ना ही लाइफ लॉन्ग वारंटी कार्ड है। आओ इकट्ठे रहेंगे, दैट्स इट। और इस विश्वास से लोग शादी करते हैं कि यस जो भी होगा हमारा बहुत हैप्पी हैप्पी होने वाला है, स्टेबल होने वाला है और बहुत अच्छा ही रहेगा। ऐसा सोच के लोग इस फील्ड में, यू कैन से, इस मैदान में आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैरिज जो है वो यू से कि अरेंज्ड है या लव मैरिज है। इससे कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारी अपनी थिंकिंग है कि मैरिज कितनी चल सकती है। लेकिन जब भी कोई लड़का या लड़की मैरिज के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, तो उनकी जो ड्रीम्स होती है ना, वो बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस की तरह ही होती हैं कि जो भी होगा वह बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत स्टेबल रहेगा, बहुत पीसफुल रहेगा और हमारे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी तरफ कम हो जाएगी। ये सोच के कोई भी लड़का या लड़की शादी करते हैं। लेकिन ये अब हम आते हैं अरेंज्ड मैरिज पे। ये अरेंज्ड मैरिज क्या है? इसमें आपके लिए जो पार्टनर चाहिए, वो आपके पेरेंट्स, आपके क्लोज रिलेटिव्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स या कोई भी जान पहचान के लोग आपके लिए ये शादी के लिए पार्टनर ढूंढते हैं। वो क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनका कांटेक्ट सर्कल ज्यादा होता है, वो आपके नेचर को जानते हैं और उनकी यू कैन से एक्सपीरियंस की वजह से वो आपके जो वुड बी पार्टनर है उसका पोटेंशियल बैकग्राउंड भी जरूर चेक करते हैं। मतलब क्या वो कंपैटिबल रहेगा मेरे बेटे या बेटी के साथ? वो इस तरह से उसकी पोटेंशियल बैकग्राउंड चेक करते हैं। सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक स्टेटस हो, वो सब कुछ देखते हैं कि क्या वो हमारी फैमिली के साथ सूट भी करता है या नहीं।
तो ऐसा सोचकर ही वो आपको ऑफर बताते हैं या कुछ ऑप्शन देते हैं, ताकि उनका बेटा या बेटी एक सिक्योर लाइफ, एक स्टेबल लाइफ जी सके, जैसा कि उसके पेरेंट्स ने जीवन व्यतीत किया है। तो फिर अगर हम ये सोचें, तो क्या बेनिफिट है अरेंज्ड मैरिज का, क्यों हम अरेंज्ड मैरिज की तरफ जाए? तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे आप, एक कपल शादी होके आता है, तो कभी कभी हमने अपने घरों में भी देखा है, आसपास भी सुना है कि कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, शुरू शुरू में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स ने या हमारे क्लोज रिलेटिव्स ने वो रिश्ता ढूंढा है, तो वो क्या करते हैं, दे जंप इन, वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इस रिश्ते को बचाना है, इस रिश्ते को हमें मतलब वो एक तरह से हमारे इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। और स्पेशली जहां पे जॉइंट फैमिलीज होती हैं, वहां पे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अपनी मैरिड लाइफ के एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस वो बच्चों के साथ शेयर करते रहते हैं, ताकि जो न्यूली वेडेड कपल है उनको समझ आ जाए कि वो उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या बेनिफिट है कि उन लोगों को आपकी परवाह होती है, वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, उनका कॉन्टेक्ट सर्कल बड़ा होता है, तो जिससे उनको चॉइस, आपके लिए चॉइस करना इजी हो जाता है। वो आपके स्वभाव को जानते हैं, तो वो हमेशा ऐसा ही कुछ आपको पार्टनर सजेस्ट करेंगे कि आपकी जिंदगी और बेटर बन सके। वो दूरदर्शी भी होते हैं, हमेशा आपकी लाइफ लॉन्ग कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचते हैं। तो इसमें दो पार्टनर्स ही नहीं, बल्कि दो फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं, लड़के की और लड़की की। और वो चाहते हैं कि वो मैरिज को सक्सेसफुल बनाने में जितनी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। फिर अरेंज्ड मैरिज में एक और बेनिफिट है कि इसमें सोशल स्टेटस गारंटेड है, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई आपको नीची नजर से नहीं देखेगा। एंड देन फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। मास्टर्स, जब हम पेरेंट्स की मर्जी से या फैमिली की मर्जी से शादी करते हैं, तो हमें एकदम से, जो न्यूली वेडेड कपल है, उसको कहीं शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। पेरेंट्स पहले से ही अरेंज करते हैं कि ये जो नया कपल है, इसको कौन सा रूम देना है, कौन सी जगह देनी है। तो उनको कोई ये टेंशन नहीं रहती कि वो नया घर ढूंढें, और फिर नया घर ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत सारी चीजें भी उनको चाहिए होंगी। तो इस तरह से भी उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है। फिर इसमें आप कह सकते हो कि एक तरह से कल्चरल सिमिलरिटी, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, वो भी क्योंकि पेरेंट्स ने चूज किया है, तो वो हमेशा तकरीबन ऐसा ही होता है कि वो अपने जैसे मतलब रिलीजन में, अपनी कास्ट में कुछ इस तरह से ढूंढते हैं कि उसमें हमारी कल्चरल सिमिलैरिटीज भी होती हैं। और ये जो फैसला होता है शादी का, ये एक रैशनल बेस पे होता है, मतलब लॉजिकल सोच के कि हाँ, इसमें ये गुण हैं, इसलिए ये ज्यादा, मतलब यू कैन से कि जैसे वोटिंग होती है ना, कि यस, इसमें ये गुण ज्यादा है और इस रिश्ते में ये कम है, तो इसलिए ये जो फैसला होता है, ये बड़ा रैशनल लॉजिकल वे में सोचा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें, तो जो जब हम पेरेंट्स की मर्जी से या बड़ों की मर्जी से या जान पहचान के लोगों की मर्जी से शादी करते हैं और कुछ समय इकट्ठा रहते हैं, तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और आप देखेंगे आने वाले जो बच्चे हैं, उनके आपस में जो रिलेशनशिप होती है, वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाती है। मतलब और ज्यादा क्लोजनेस आ जाती है। फिर हमारी वैल्यूज बहुत सिमिलर होती हैं, रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक जो हमारे विश्वास हैं, वो भी एक जैसे होते हैं। तो ये है अरेंज्ड मैरिज के बेनिफिट्स। इसके अलावा हमें स्ट्रेस नहीं होता किसी को कि मेरे को अपने लिए पार्टनर ढूंढना है, मैं कैसा ढूंढूं, कौन मेरे लिए ठीक रहेगा, ये सब सोचने की भी जरूरत नहीं होती। तो अब आती है लव मैरिज। लव मैरिज क्या है? जैसा कि एक इंपॉर्टेंट सेइंग है, लव इज ब्लाइंड, इट्स ट्रू। क्यों कहते हैं हम लव इज ब्लाइंड?
क्योंकि नॉर्मली लव मैरिज में हम बहुत सारे एंगल्स हैं, जैसे फैमिली बैकग्राउंड, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, हम इन चीजों को हमेशा छोड़ देते हैं, हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारी अट्रैक्शन जो है वो मेन पार्टनर की तरफ है। वो अगर हमें पसंद आ गया, उसकी जॉब पसंद आ गई, उसका स्टेटस पसंद आ गया, पर्सनल स्टेटस, तो हम सोचते हैं कि ये सब ठीक है, या लड़की है तो वो देखने में सुंदर है, देन इट्स ओके, हम उसके लिए फटाफट मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और नॉर्मली जो लोग लव मैरिज के लिए कोशिश करते हैं ना, चाहते हैं करना, तो वो बड़े इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। अगर उनकी लव मैरिज के ड्यूरेशन पीरियड में, आफ्टर मैरिज, अगर उनकी कहीं पे भी मतलब आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, या आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, तो वो बड़ी जल्दी उसको, रिश्ते को तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो इसके लिए कभी फैमिली ओपिनियन भी नहीं लेते। अगर आपने देखा हो, कई बार तो बहुत यंग एज में, आजकल तो मैंने देखा है स्कूल टाइम में ही बच्चे 18 इयर्स के, 20 इयर्स के हो जाते हैं। तो मैं क्योंकि टीचिंग जॉब में थी, तो मैंने देखा था कि बच्चे उसी एज में चाहते हैं कि जिस लड़के को उन्होंने देखा है या जिससे वो रोज मिलते हैं, तो वो 18-20 इयर्स की एज में भी शादी करने के लिए, लव मैरिज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ऐसे लोग जिनके पास ना तो अपना ही कोई यू कैन से एक्सपीरियंस है किसी भी चीज का, ना ही वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ना ही उनके सोशल कॉन्टेक्ट्स ऐसे हैं कोई उनको गाइड कर सके, ना ही उनको कोई एडवाइस देने वाला है। तो इस तरह से ना ही उनको मैरिड मैरिड लाइफ के चैलेंजेस के बारे में पता है। ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से लव मैरिज की तरफ चले जाते हैं, तो फिर उनको, वो कहते हैं ना कि जो रात के तारे हैं वो कुछ ही दिनों में दिन में उनको दिखने लगते हैं। मतलब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाएंगी या ब्रेकअप हो जाएगा। तो इस तरह के किस्से भी बहुत सारे आते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट है, रॉबर्ट एप्स्टीन, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा था कि लव इन लव मैरिज फेड्स अवे विद टाइम, वेयर एज लव इन अरेंज्ड मैरिज ग्रोज स्ट्रोंगर। तो ये, क्योंकि जो लव मैरिज है वो कैसे हुई, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि उनको और तो कुछ पता ही नहीं है एक दूसरे का। आपस में कांटेक्ट कितना है वो डिपेंड करता है डिफरेंट कपल्स का, लेकिन जब आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होती है तो वो फिजिकल अट्रैक्शन होती है। इनफैचुएशन जिसको कहते हैं ना, पागलपन, कि जस्ट वो उसकी, आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगी, उसकी बात करने का ढंग आपको अच्छा लगा, एंड यू आर अट्रैक्टेड और डिसाइड कर लेते हो कि यस, वी आर गोइंग टू गेट मैरिड। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें मैरिजेस बहुत कम सक्सेसफुल होती हैं, मतलब डिवोर्स रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर हम इसका डाटा देखें, तो जो ज्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं, जो ज्यादा प्रोग्रेसिव नेशंस हैं, वहां पे डिवोर्स रेट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये मैंने डाटा देखा था, तो उसमें बताया था कि ऑक्समबर्ग बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे डिवोर्स रेट 87% है, स्पेन में 65% है, रशिया में 51% डिवोर्स केसेस होते हैं, और अमेरिका में 43% होते हैं, जबकि इंडिया में डिवोर्स रेट्स अभी भी 1.5% है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके कारण इंडिया में आज भी डिवोर्स रेट्स कम है। तो फिर आता है कि बेनिफिट्स क्या हैं लव मैरिज के। तो अगर हम ये देखें कि मैरिज क्या है, मैरिज एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है कि जिसमें दो लोगों को पूरी लाइफ इकट्ठे बितानी है। तो ऐसी डिसीजन में जहां पे दो लोगों ने इकट्ठे लाइफ बितानी है, तो कहते हैं लोग कि फिर तो बेटर है ना, जिसने जिंदगी बितानी है उसको अपना पार्टनर चूज करने दो, क्यों ऑब्जेक्शन करें। जैसा हो रहा है बहुत अच्छा है, लड़का या लड़की को पूरा राइट मिलना चाहिए कि वो अपना पार्टनर खुद चूज करे। दूसरा बेनिफिट क्या है कि हम कहते हैं कि किसी भी मैरिड लाइफ का जो सक्सेस रेट है वो डिपेंड कर, किस, मैरिड मींस ईदर लव और अरेंज्ड, किसी भी मैरिड लाइफ का
जो सक्सेस रेट है उसका मेन बेस है लव। लेकिन लव मैरिज में तो इसका क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि उनकी तो शादी ही इसी वजह से हुई है, बिकॉज दे लव्ड ईच अदर एंड बिकॉज दे न्यू ईच अदर। तो जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं, अच्छे से एक दूसरे के बिहेवियर को जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि लव मैरिज तो फिर सक्सेसफुल ही होगी, इसलिए उसके लिए भी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। एंड थर्ड इज कि लव मैरिज में यू हैव मोर चॉइसेस। उसमें आप ये नहीं देखते कि ये मैं हिंदू हूं तो ये क्रिश्चियन है, या वो हिंदू है और मैं मुस्लिम हूं, वो सब इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज उसमें ना तो क्लास, ना तो रिलीजन, ना तो कास्ट, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर इन ऑल पॉसिबिलिटीज, अगर ये लव मैरिज मतलब एक अरेंज्ड वे में, My hand kind of thing. एक प्लान्ड वे में की जाए, तो परहैप्स वो सबसे ज्यादा हैप्पी मैरिज हो सकती है, जिसमें दोनों पार्टनर्स अपने को जानते भी हैं, और मैरिज जो है वो पेरेंट्स प्लान करते हैं। तो ये पक्की बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो दो, मतलब अगर बेटे के पेरेंट्स हैं या बेटी के पेरेंट्स हैं, तो वो बैकग्राउंड भी दोनों फैमिलीज की चेक हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी मैरिज की सक्सेस बढ़ जाती है, सक्सेस रेट बढ़ जाता है, आई कैन से, क्योंकि वो देख लेते हैं कि ये लोग कैसे हैं, और अगर उनको कोई बहुत बड़ी कमी भी नजर आती है तो वो अपने बच्चों को समझा भी सकते हैं। तो ऐसी मैरिज जो लव, जिसमें दोनों बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी हो, एक दूसरे को के साथ वो टाइम भी बिता चुके हैं, और अगर वो फैमिलीज की रजामंदी से हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि एक तो कपल को कहीं भागने की, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है। सेकेंडली, दो फैमिलीज जब इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो उस मैरिज को सक्सेसफुल बनाने में भी हेल्प करती हैं। तो अब आता है कि फिर लव मैरिजेस ज्यादातर, हमने, अगर आप सबने हमारे आसपास सोशल सर्कल है, हम देखते हैं कि बहुत सारी लव मैरिजेस फेल भी हो जाती, ये मतलब दे एंड अप इन डिवोर्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लव मैरिज में दो पार्टनर्स होते हैं, वो सिर्फ जैसे कहते हैं ना, कलर्ड ड्रीम्स, वो कलर ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। उनको ये चीज समझाने वाला कोई है ही नहीं कि ये जो मैरिज के चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, और अगर फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, तो उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। इसलिए भी कई बार लव मैरिजेस फेल हो जाती हैं, या डिवोर्स हम कह सकते हैं हो सकता है। और कई बार पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ड्रीम्स लेके एक दूसरे से शादी करते हैं। जैसे कोई आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज में सॉन्ग्स होते हैं, या जो बातें होती हैं, उससे ऐसा लगता है कि जैसे उनको सिर्फ एक कलरफुल स्क्रीन में ये जीवन जीना है। तो जब, हाँ, जब मैरिजेस लव मैरिज हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि उनकी अपनी ईगो बहुत बन जाती है। वो सोचते हैं कि जो मेल पार्टनर है वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, उसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और जो बॉय है वो सोचता है कि इसको तो मेरी नेचर पता है, तो अब ये सब सही चलना चाहिए। लेकिन जहां पर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो वो जो फिजिकल अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे फेड अवे हो जाता है। सेकेंडली, जो कपल होते हैं जो लव मैरिज करके आते हैं, वो नॉर्मली इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। वो क्योंकि पेरेंट्स की मर्जी से नहीं करी, तो ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो कहीं दूर अलग रहते हैं, दोनों फैमिली से वो कहीं अलग रहते हैं, और उनके पास क्योंकि कोई भी एल्डरली पर्सन नहीं होता जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सके। तो ऐसे स्टेज में भी जो लव मैरिजेस हैं वो मतलब अनसक्सेसफुल हो सकती है। एंड थर्ड थिंग इज कि किसी भी लाइफ में लव ही सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है जिंदगी को जीने का।
लव मैरिज में क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिक स्टेटस है, या किस एनवायरनमेंट में कौन बच्चा बड़ा हुआ है, ये सब चीजें इग्नोर हो हो जाती हैं। सकती है। तो ऐसे रिलेशनशिप में, क्योंकि वो सिमिलर काइंड ऑफ फैमिलीज नहीं हैं, कौन सी फैमिली में बच्चे कहाँ ग्रो अप हुए हैं, किस एनवायरनमेंट में हुए हैं, वो हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से जो जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, वो बाद में पता चलते हैं, बिकॉज तब वो 24 आवर्स टुगेदर है। उससे पहले तो वो 1 घंटा मिले, 2 घंटे मिले और उसके बाद अलग हो गए। तो जब वो इकट्ठे रहने शुरू करते हैं, तब उनको पता चलता है कि डिफरेंसेस क्या क्या है। सो अब अगर हम ये पूछे कि कौन सी मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल होती है, तो लव मैरिज सक्सेसफुल है या अरेंज्ड मैरिज, तो मैं ये कहूंगी कि ये श्योरिटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि कौन सी मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल होगी, बिकॉज कोई भी मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि जो कपल है, जो पार्टनर्स हैं, वो क्या डिसीजन लेके शादी करते हैं। एंड सिक्योरिटी ऑफ मैरिज जो है ना, वो डिपेंड करती है कि वो कपल किस सोसाइटी में रह रहा है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, किन सर्कमस्टांसिस में रह रहा है। आप देखिए, अगर फाइनेंशियली वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं तो ज्यादा इश्यूज नहीं आते, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब सिर पे आती हैं, तो वो आपस में उनके डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। बाकी लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज हो, सक्सेस और फेलियर दोनों जगह एक जैसा है, क्योंकि ये सिर्फ कपल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी मैरिज को कितना सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, नॉट द वे दे हैव मैरिड। वो मोड ऑफ मैरिज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता, डिपेंड करता है कि वो पार्टनर्स जो हैं, वो एक दूसरे के लिए कितना गिव अप कर सकते हैं, ईगो को नहीं आने देते। इन चीजों पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और मुझे तो ये लगता है कि मैरिज, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज्ड मैरिज हो, मैरिज हमेशा अरेंज्ड ही मानी जाती है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अरेंज्ड मैरिज में भी आप देखते हो कि या तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या रिलेटिव्स सजेस्ट करते हैं पार्टनर्स, या फिर आजकल तो बहुत सारी कमर्शियल वेबसाइट्स भी हैं जिसके थ्रू मैरिजेस अरेंज होती हैं, डेटिंग एप्स आ चुकी हैं, और कई बार तो इमोशंस में बहकर लड़का या लड़की डिसाइड कर लेते हैं कि यस, मेरे लिए तो यही पार्टनर चाहिए, मैं करूंगा शादी या करूंगी शादी तो इसी से ही करूं। तो इन अ वे है तो वो अरेंजमेंट ना, चाहे वो पेरेंट्स ने किया हो या हमने खुद किया हो या हमारे किसी कमर्शियल ऐप के द्वारा हुआ हो, है तो वो अरेंजमेंट। तो जब ये अरेंजमेंट है, तो इस अरेंजमेंट में क्यों ना ये अरेंजमेंट किसी ऐसे ग्रुप को दिया जाए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्लोज हैं, जो हमारा हमेशा भला ही चाहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अरेंज्ड मैरिज भी फेल हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों का शोषण करते हैं। वो कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि कई बार पेरेंट्स भी अपने सम्मान के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी बच्चों को सही पिक्चर नहीं देते लड़के या लड़की की। कई बार ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, और वो शादी से पहले ही सोच लेते हैं कि तेरा बेटा या बेटी होगा या मेरा बेटा या बेटी होगा, तो हम तो आपस में अपने बच्चों की शादी करेंगे ही। और वो ये भी नहीं, इतने इमोशनल होती है वो फ्रेंडशिप कि वो ये भी नहीं सोचते कि हमारे बेटे के साथ इसकी या बेटी के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी भी होगी या नहीं होगी। तो एक तरह से ये भी शोषण है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेरेंट्स जो होते हैं, वो दूसरी पार्टी के पेरेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटस से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उनको लगता है कि वो उनके साथ शादी करेंगे तो हमारा तो स्टेटस बढ़ जाएगा, हमें तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी बहुत होंगे। तो इसमें मैं एक एग्जाम्पल बताना बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने सामने सुना था। एक बार किसी सत्संग में एक फादर ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता, तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं।
एक लड़की है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और उतनी उसकी फैमिली जो है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है। और एक और लड़की है गुरुजी, जिसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो गुरुजी ने हंसते हुए उनको क्या जवाब दिया कि अब ये तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुमने शादी दौलत से करनी है या लड़की से करनी। तो वहां पे मतलब मुझे, हालांकि उस समय मैं उतनी मेच्योर नहीं थी, मैं किसी फ्रेंड के साथ किसी सत्संग में गई थी। तो वहां पे उनके गुरुजी ये एग्जाम्पल दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब ये तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम एक संस्कारी लड़की को अपने घर में लाना चाहते हो या किसी की दौलत को अपना बनाना चाहते हो। तो मतलब आज मुझे, जब मैं ये पॉइंट्स लिख रही थी, तो मुझे लगा कि सचमुच अगर पेरेंट्स भी शोषण कर सकते हैं, ऑल्दो ये केसेस बहुत कम होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, इसको नेगेटिव लेकर नहीं चलना चाहिए। ऐसे तो हार्डली कभी 1% होगा या इवन 0.5% होगा जहां पे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमेशा अगर मैरिज किसी ना किसी फॉर्म में अरेंज्ड है, तो उसको, उसका अरेंजमेंट हमें किसी ऐसी पार्टी को देना चाहिए जो हमारी परवाह करते हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी का सोचते हैं, जिनके कॉन्टेक्ट सर्कल बहुत बड़ा है, और ये कह सकते हैं कि जो वुड बी पार्टनर्स बनना चाहते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, उनका कॉन्टेक्ट सर्कल बहुत कम होता है, उनके पास गाइडेंस बहुत कम होती है। तो बेटर है कि अगर वो लोग अपना ये इशू, ये फैसला जो है, वो बड़ों के साथ मिलकर करें। बाकी टिप्स है कुछ सक्सेसफुल मैरिज की, क्या टिप्स हो सकती हैं? तो उसमें मैंने देखा था कि लोग कहते हैं कि जो तुम नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो। क्योंकि मैरिज के बाद नॉर्मली ये देखा गया है कि लड़का या लड़की आपस में एक दूसरे को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं एक दूसरे के सामने कि वो ये है, उनको इतनी नॉलेज है। बट ऐसा सचमुच उतनी डेप्थ में नहीं होता। तो वो कहते हैं कि डोंट प्रिटेंड टू बी व्हाट यू आर नॉट। एंड सेकेंड इज कि आप आपस में compete मत करो ये शो करने के लिए कि मुझे तो ये भी पता है, ये भी नॉलेज है, ये भी नॉलेज है। और इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग, आप मुकाबला करने की बजाय अगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो, तो शायद वो मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। किसी को क्रिटिसाइज मत करो, बल्कि जिसे कहते हैं ना कि अगर आपको अपने पार्टनर की कुछ हैबिट्स नहीं पसंद, तो हम नॉर्मली कहते थे ये तुम कैसा रहते हो, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं समझ आती। तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, इट इज बेटर इफ यू अप्रिशिएट द थिंग्स ही लाइक्स और शी लाइक्स। अगर हम एप्रिसिएशन की तरफ आ जाते हैं, तो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग्स बेटर हो जाती हैं। और एक दूसरे में अगर हम फॉल्ट्स को ना ढूंढें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की गलतियां ढूंढें, हम उसके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, जो अच्छी क्वालिटीज हैं, हम उनको हाईलाइट करते रहें, तो शायद कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है दूसरे पार्टनर का, और एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। एक इस मैरिजेस में एक और कॉन्सेप्ट है कि जब हम मैरिज करते हैं, तो क्या उसका स्पिरिचुअलिटी पे भी कुछ इफेक्ट होता है? तो मास्टर्स, मैं ये कहूंगी कि मैरिज जो है वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हमें अपने सिर पे ढोना है। मैरिज तो एक अरेंजमेंट है बिटवीन टू ऑपोजिट जेंडर्स, है ना? हम शादी करते क्यों हैं? क्योंकि हर लड़के या लड़की में कुछ कुछ फिजिकल, कुछ इमोशनल, कुछ यू कैन से साइकोलॉजिकल या सोशल, आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी जरूरतें फील होती हैं जिसको पूरा करने के लिए हम, रिस्पेक्टफुली पूरा करने के लिए आई वुड से, समाज में अपनी उन जरूरतों, अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए अगर हम मैरिज करते हैं, तो हम उन नीड्स को ज्यादा रिस्पेक्टफुली सोसाइटी में रहते हुए पूरा कर सकते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है,
वो एक मतलब ऐसा प्रोसेस नहीं है कि अब हमें पार्टनर मिल गया। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? टू गो इनसाइड, हमें अपने अंदर जाना है, जैसा हम सब लोग तो अब जानते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में जब हमें अपने अंदर जाना है तो ये तो एक जर्नी है, और इस जर्नी में आप अपने पार्टनर को साथ में हाथ पकड़कर तो अंदर नहीं घुस सकते। ये कोई ऐसी रोड नहीं है जहां पे हम हाथ में हाथ पकड़कर जा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको इंडिविजुअली हमें पूरा करना है। तो मेरी नजर में मैरिज का स्पिरिचुअलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता यदि दोनों पार्टनर्स अपनी लाइफ को बहुत ही पीसफुल तरीके से, अंडरस्टैंडिंग से और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए अपनी मैरिड लाइफ अगर बिताते हैं, तो उनको स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करने के लिए भी कोई मुश्किल नहीं आ सकती, बल्कि वो ज्यादा कंफर्ट से, ज्यादा स्पीड से ये काम कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से अरेंज्ड और लव मैरिज में। एक रिलेशनशिप आजकल और उभर कर आ रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप क्या है मास्टर्स? जब दो पार्टनर्स एक दूसरे को पसंद करते हैं, काफी समय एक दूसरे के साथ बिता चुके हैं, वो मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में डाउट रहता है कि क्या मैं इससे शादी करूं, क्या इससे शादी करना मेरे लिए सक्सेसफुल होगा। तो ऐसे कपल जो लीगल मैरिज किए बिना एक दूसरे के साथ एक ही घर में एज अ मैरिड कपल रहते हैं, उसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसीलिए अडॉप्ट करते हैं, जस्ट टू चेक इन कि हम अपनी शादी करें या ना करें, हम हमारी शादी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो ऑल्दो इसके लिए तो सबके अपने अपने व्यूज हैं, बट मैं आजकल देख रही हूँ कि इवन पेरेंट्स भी अपनी बेटियों को कहते हैं कि यस, गो फॉर इट, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो हम बाद में शादी कर देंगे तुम्हारी। बट वही है, इंडिविजुअल चॉइस है, डेमोक्रेसी है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट्स ने भी इस रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है, उन्होंने भी स्टैंप लगा दी है कि हाँ, अगर कोई 50 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उनकी मैरिज जो है वो एक्ट नंबर 21 के अगेंस्ट सक्सेस मतलब लीगल मानी जाएगी। और ऐसी मैरिजेस में आजकल तो फंडामेंटल राइट्स भी आ गए हैं, मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो एक्ट्स हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में भी अब लागू हो जाते हैं। और इस रिलेशनशिप में इवन अगर कोई मेल पार्टनर छोड़ के चला जाता है, तो उस स्टेट में वो जो लेडी है उसको लीगल वाइफ का वो स्टेटस भी मिल सकता है। इवन प्रॉपर्टी राइट्स में भी अगर मेल पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो वो मेल पार्टनर की जो लीगल प्रॉपर्टी में राइट्स हैं वो लेडी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और उनके अगर कोई बच्चे हैं तो उनको भी इलीगल नहीं माना जाता, आजकल उनको भी पूरे वो दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे लिव इन रिलेशनशिप जो है ना, वो एक अनकमिटेड वे ऑफ लिविंग है, मतलब जिसमें आप कमिटमेंट नहीं करना चाहते कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगा या लूंगी, जहां मुझे प्रॉब्लम आएगी तो आई विल जस्ट वॉक आउट। तो देन अगेन इट डिपेंड्स कि अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है। बट जिस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है, तो मतलब जहां पे आपको लगता है कि जहां जरा सी भी मुश्किल लगी, ओके, लेट्स गो, लेट्स गेट अपार्ट, तो वो रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप है, विच अगेन डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स कि वो कैसी शादी चाहते हैं और कैसी अरेंजमेंट चाहते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स, ये टॉपिक बड़ा कॉमन है, बट जितना मुझे समझ आया मैंने उसके बारे में बताया। और ये तो ऐसा टॉपिक है जिसके लिए सबको ही अपने व्यूज बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी विद सच पेशेंस। मैम, थैंक यू सो मच। आपने एक अनोखा और एक थॉट प्रोवोकिंग, है ना, लेक्चर हमको दिया, और वेल रिसर्च,
मतलब एक ही शब्द आ रहा है कि लॉज क्या हैं, नए लॉज क्या हैं, अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमें दी। और ऑफ कोर्स व्यूज तो सभी के अलग अलग हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इस पे इतना टाइम लगाया होगा, इतनी रिसर्च की होगी, अपने विचार भी पेन डाउन किए होंगे। और उस सारे एफर्ट्स के लिए मन पूर्वक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना वेल रिसर्च्ड, पूरे पॉइंट बैलेंस्ड व्यूज बोलना, मतलब उसमें समय लगता है, कहने का अर्थ है, समय लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, एनर्जी लगता है, टाइम लगता है। और आपने वो सब किया। और एज यूजुअल लाइक वेल राउंडेड थॉट्स आपने प्रेजेंट किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो इस विषय में बाकी लोगों से ही वो करूंगी, कि आप कुछ बताएं, आपके मन में क्या आया इस सुनकर, या इस टॉपिक के बारे में आपके क्या विचार हैं। प्लीज अनम्यूट करके आप बोलें। नमस्ते मैम। इस टॉपिक के ऊपर आपसे सुनना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मैच्योर थॉट्स नीड करता है। इतना अच्छा टॉपिक जो है, ये टॉपिक एक एक्सपीरियंस पर्सन ही कहना चाहिए, कोई भी। आपका रिसर्च से ज्यादा एक्सपीरियंस बोल रहा था आप जब बोल रहे थे, क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस भी है इतने सालों का, एक रिलेशन का निभाना। और एक वाइफ से मदर हो के ग्रैंड मदर तक जाना बहुत बड़ी बात है। और ये सब आप देख चुके हैं और खुद निभा भी चुके हैं, तो इसीलिए आप शायद एक्सपीरियंस के साथ ये बोले। आपका अनुभव बोल रहा था, रिसर्च नहीं। रिसर्च भी था लेकिन अनुभव ज्यादा था। बहुत एग्जैक्टली था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की लव मैरिज हुई है। हाँ। दोनों ने अपने स्टडीज के टाइम ही अपने पार्टनर्स चूज कर लिए थे, ऑल्दो डिस्क्लोज तो बाद में नहीं किया था, पहले नहीं किया था, बट दे कंसल्टेड अस, दे हम्म। आस्क्ड अस टू लुक फॉर द फैमिलीज। तो उससे क्या होता है ना, कि आप सब कुछ देख लेते हो, आपको लगता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इसके अगेंस्ट खड़े हों, है ना। दोनों एक साथ पढ़े हैं, और 1 साल का या 4 महीने का या 6 महीने का आपस में कांटेक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं। तो हम्म। मतलब उसमें अगेंस्ट जाने का, खैर मेरे मन में तो बिल्कुल ही भी नहीं आया। और मैंने हम्म। देखा था कि जो गर्ल की फैमिलीज थी, वो भी बिल्कुल हमारे घर आए, उन्होंने हमारा घर देखा और हमसे सब कुछ पूछा। ऐसा नहीं है, मतलब हर तरह की उन्होंने इंक्वायरी करी, हमने तो वो भी नहीं करी। कि मुझे ये पता था कि मेरे बच्चे डिसाइड कर चुके हैं, वो इतने साल से, जैसे उन्होंने बताया कि वो इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो मुझे कोई क्वेश्चन रेस करने का फायदा भी नहीं होगा। वो समझते हैं एक दूसरे को। और एक मेरा छोटा बेटा तो इंटरकास्ट हुआ, मैरिज हुई, बट देन आई एम सो हैप्पी, क्योंकि बच्चे आपस में समझ रहे थे एक दूसरे को। तो ऑब्जेक्शन का मतलब नहीं है, और फिर वो प्लान्ड वे में सब कुछ हुआ, सब रीति रिवाजों हाँ। के साथ हुआ। और फिर उसके बाद भी हम लोग आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस से रहते हैं। तो मैं इसीलिए इसमें मैंने ऐड किया था कि अगर वो हम्म। प्लान्ड वे में होता है, तो एक जो फैमिली रिलेशंस है ना, वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। हाँ। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे सब एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। लेकिन मुझे भी मतलब, मैं तो बहुत छोटी हूँ और बहुत कम एक्सपीरियंस है, फिर भी एक रिलेशनशिप मैं जितना समझी इस 12-13 साल, मेनली एक मैरिज रिलेशनशिप, जो पिलर्स रहते हैं, वो पिलर में मुझे जितना स्ट्राइक हुआ इस इन कुछ सालों में, सबसे पहली बात तो है अनकंडीशनल लव रहना चाहिए। क्योंकि वो अरेंज हो या लव मैरिज हो, अरेंज में क्या होता है ना, यहाँ दो अननोन पर्सन्स रहते हैं। लव मैरिज में दो दे आर नोन टू ईच अदर, लेकिन उनका फॉल्स इमेज पहले रहता है। एक दो देखिएगा, बहुत रियलिटी, शादी के बाद एक रियलिटी, जैसे मैम बोले कि वो एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए एक अलग सा रिप्रेजेंट करते हैं। लव मैरिज में ज्यादातर ऐसा ही होता है। वो एक रहता है कि मैं खुद को अलग रिप्रेजेंट करती हूँ, और
ऑपोजिट जो जेंडर्स रहते हैं वो अलग रिप्रेजेंट, क्योंकि एक दूसरे को इम्प्रेस करना चाहते हैं, पहले पहले एक दूसरे का अट्रैक्शन रहना चाहिए। तो जो भी रिलेशनशिप हो, पहले उसका एग्जिस्टेंस के लिए अनकंडीशनल लव चाहिए, क्योंकि यहाँ दो अननोन पर्सन का बॉन्डिंग है। माँ बच्चा देखिए, या हमारे सिबलिंग के बीच में अनकंडीशनल लव की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोशिश भी नहीं करना पड़ता। माँ को एक माँ को अपने बच्चे के लिए, प्यार के लिए कोई ढूंढना नहीं पड़ता बेसिस। और हम जब तक बच्चे सिबलिंग्स रहते हैं, भाई बहन सब जो रहते हैं मिलजुल के, 5-6 लोग पहले जब रहते थे, अभी तो अनफॉर्चुनेटली 1 या 2 ही रहते हैं। लेकिन जब हम पहले था, फैमिली बहुत बड़ा बड़ा फैमिली था, तो हमें कभी कोशिश भी नहीं करना पड़ता था, हमारे बीच में कितना प्यार था। तो वो जो अनकंडीशनल लव था। लेकिन इस मैरिज की रिलेशनशिप में दो अननोन पर्सन बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेके जुड़ते हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहली चीज है अनकंडीशनल लव। वो जैसा भी हो वो इंसान, मैं उसको प्यार, हर परिस्थिति में उसको मैं प्यार दे सकूं, इस विश्वास के साथ अगर हम रहते हैं, वो रिश्ता टिकेगा जैसा भी हो। और एक चीज है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि दूसरे व्यक्ति, हम जब 2 लोग शादी करते हैं, दोनों का संस्कार अलग रहता है, और दोनों का परिवार अलग रहता है, एनवायरनमेंट भी अलग रहता है, सब। अ, हम जहाँ बढ़ते हैं, परवरिश जहाँ होता है, परवरिश भी पूरा अलग है। कितना डिसिमिलरिटी के साथ 2 व्यक्ति आते हैं, मिलते हैं। तो इस चीज तक मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं जैसे परिवार में बढ़ी हूँ, मेरे पेरेंट्स जैसे मुझे बढ़ाए हैं जिस संस्कार से, वो व्यक्ति भी ऐसा ही बिहेव करे मेरे जैसे। तो ये इम्पॉसिबल है। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा रहा, अगर मैं वहां पर ये अंडरस्टैंड करूं, नहीं मेरा परिवार और मैं जिससे शादी करी की हूँ, उनका परिवार अलग है, उनका परवरिश अलग हुआ है, मेरा परवरिश अलग हुई है। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, शायद हमें वो कोई भी परिस्थिति में वो टकरार जो रहती है वो नहीं रहेगी, छोटी छोटी बातों में या कुछ भी में। और तीसरी चीज, एक पेशेंस को, एक रिलेशनशिप को रखने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, मैं जितना समझी हूँ। और चौथी है रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। हर रिश्ते में देखिएगा, हर रिश्ते में सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। हम खुद को जितना सम्मान देते हैं, हमारे ऑपोजिट जो पार्टनर है उसको भी हमें इतना ही रेस्पेक्ट देना चाहिए, तभी ही वो रिलेशनशिप टिकेगी। और फिफ्थ वन मुझे जो लगता है कि हमें एक रिलेशनशिप में दोनों को, एक दूसरे को खुद के इंटरेस्ट को ग्रो करने के लिए स्पेस देना चाहिए। अगर मेरे कुछ इंटरेस्ट हैं तो मेरे हस्बैंड मुझे स्पेस देना चाहिए। अगर मेरे हस्बैंड के कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं, शादी के बाद भी वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपना परस्यू करना चाहते हैं, मुझे स्पेस देना चाहिए। हर एक की खुद की ओन लाइफ रहती है, हमें ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। नहीं, शादी हो गया, तुम अपनी आदतें बदल दो, मैं अपनी इच्छाएं बदल देती हूँ। अगर मुझे कुछ सिंगिंग का भी अभी शौक है, तो मुझे लगता है कि मैं सिंगिंग सीखूं या कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख, मैं फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मुझे स्पेस देना चाहिए, मुझे एक ऑप्शन, मुझे एक चांस मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। और एक एक्सेप्टेंस, वो तो सब जानते हैं, एक्सेप्टेंस होने से हर चीज टिकता है। वो वही फेविकॉल है शायद, हर रिश्ते का जुड़ के जोड़ के रखता है। वो चीज, वो व्यक्ति जो भी है, जैसा भी हो, लेकिन अगर हम उनसे अनकन कोई भी एक्सपेक्टेशन रखे बिना, हम बहुत सारे जब हम कोई रिश्ता बनाते हैं, मैरिज, स्पेशली मैरिज में, ये मेरे हस्बैंड हैं,
तो मुझे मेरा इनका मेरे प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत लोग बोलते भी हैं, तुम मेरे शादी के बाद, शादी हुआ है तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम जैसे भी हो, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना ही है। लेकिन एक्सपेक्टेशन जब बढ़ती है, वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होती है और रिलेशनशिप टूट जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत देर तक कोई व्यक्ति सह नहीं सकता। तो हमें किसी भी व्यक्ति से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, और किसी को भी हमें अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस लेके लाइफ को लेना है, मुझे लगता है। ये मेरी पर्सनल व्यू है। थैंक यू। बहुत अच्छे व्यूज हैं पद्मा जी। बिल्कुल आपने सही कहा थैंक कि यू। जब भी इस रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो वही मैंने बताया ना कि लव मैरिज में ये गाइड करने वाला कोई नहीं होता। अरेंज्ड मैरिज में पेरेंट्स पहले से ही, एटलीस्ट गर्ल के पेरेंट्स तो बहुत प्रिपेयर करते हैं कि अब वो तुम्हारा घर है, वही तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जो भी है तुम्हें उनके साथ मिलजुल के रहना है, एक्सेप्टेंस के भाव में रहना है। तो ये जो बेनिफिट्स है ना, जो एडवाइसेस मिलती हैं पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की, वो बहुत हेल्पफुल है किसी भी मैरिज को सक्सेसफुल करने के लिए। और जबकि लव मैरिज अगर शॉर्ट पीरियड के बाद है, तो वो उतनी गाइडेंस नहीं मिलती और अनप्लैंड है। वो अपने आप ही मंदिर में या चर्च में जाके शादी कर लेते हैं। तो वहां पे थोड़ा, मतलब उसको सक्सेसफुल होने में टाइम लग सकता है, या उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस एंड देन नो कंपटीशन, अप्रिसिएशन होनी चाहिए, कंपटीशन नहीं कर, बस। वो सही बात है। थैंक यू रीता मैम, थैंक यू पद्मा मैम, आपने तो सब कुछ समझा दिया। पूरा रिफ्रेश हो गया मैम। और मेरे मन में तो एक ही बात है मैम, कि जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं। भगवान जी तो ये तो मैं तो मेरा मानना यही है। अगर आपको जोड़ियां तो वो ही फिक्स होता है, अगर जो नहीं फिक्स हुआ है, आपने जबरदस्ती फिक्स हुआ है क्या है इधर, तो वो टूटता है। लेकिन भगवान ने जो इस जोड़ी को बनाया वो नहीं टूटता है। मेरा मानना तो यही मैं है इसमें, मेरे। यस मैम, बोलिए। मदलिन मैम, मैं इसमें एक ही बात कहूंगी कि ये तो हम मतलब बोझ जो है वो भगवान जी के ऊपर डाल रहे हैं कि भगवान जी ने जोड़ी बनाई है इसलिए सब कुछ ठीक होगा। बल्कि रोल तो हमारा ही है। भगवान जी ने तो एक, चलो आपको जोड़ी भी दे दी, लेकिन उसको निभाने का जो रोल है वो हमारा ही है। हम उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, हम उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, तो फैमिली को कितना एक्सेप्ट करते हैं, और किसके प्रति हम कितने मतलब सीरियसली अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अ, बजाय इसके कि सेइंग कि ये मतलब मैरिजेस आर मेड इन हेवन। यस मैम, वो सेइंग है ना, अगर नहीं होता तो आपका जोड़ी होगा ही नहीं। मेरा कहने का मतलब यही है कि हाँ, अगर वो आपका पार्टनर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। जितना भी कोशिश कर ले, आपके साथ उसका शादी नहीं होगा। मैं हाँ वो बोलना ठीक है, चाहती थी मैम। आप ठीक और कह रहे मेरे हैं। घर में तो मैम दो दो है। मेरी दीदी का तो अरेंज मैरिज हुआ, और फिर मेरा तो लव मैरिज हुआ है उन्हीं के देवर के साथ। तो अब हमारे घर में तो मेरा तो लव मैरिज को अरेंज ही बना दिया। अरेंज ही बना दिया मैम, जैसे आपने बोला प्लान्ड वो ज्यादा, करके। हाँ वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है तो ना। यस मैम, तो प्लान कर लिया। तो वो भी, वो मुझे अभी आपने जब भी बोला, अभी मैं वही सोच रही हूँ कि हमारा जैसे अरेंज हो गया, कितना स्मूथ हो गया हमारे लिए सभी। अगर नहीं होता, अगर नहीं मानते, अगर हमें जबरदस्ती करना पड़ता तो बहुत ही बुरा होता मैम। तो इसीलिए देखिए, अभी अभी स्मूथली चल रहा है। अभी हमारा जॉइंट में है, दो भाई हैं, दो बहनें हैं, भरा पूरा परिवार है मैम। तीन बच्चे हैं पूरा। अभी बड़ों का भी आशीर्वाद हमारे साथ है, और सभी चल रहा है मैम स्मूथली। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए मैम, कौन सा बिल्कुल भी बिल्कुल। मैरिज को सक्सेस करने के लिए बड़ों का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए मैम। मेरा तो ये मानना है, उनको एग्जैक्टली, लेके बिल्कुल ठीक चलना है, कह रही दो फैमिली को जोड़ के रखना है हमारा। हमारे यहाँ पे तो बोलते हैं लड़कियों को, ये दो कुल को मिला के ले चलना है आपको। आपको ससुराल को भी समझ संभालना है, और मायके को भी संभालना है। दोनों का मान सम्मान में कोई हानि नहीं होनी चाहिए, दोनों को बराबर मिलना चाहिए मैम। वो सिर्फ
एक हमारे यहाँ पे तो ज्यादातर लेडीज लोगों को ही बोलते हैं, क्योंकि हमको ही ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, समझाया जाता है इनको संभालो, वो संभालो, जो भी एडजस्ट करना है आपको करना है। वो जेंट्स लोगों के ऊपर इतना नहीं है मैम। और हमारे यहाँ पे लेडीज लोग करती भी है और आराम से चलता है। जो नहीं कर पाती है तो प्रॉब्लम अराइज होता है मैम। और बहुत सारा पेशेंस चाहिए मैम। पहले पहले तो ये इरिटेशन लगता है, हमें क्यों करना है सब कुछ, इनको क्यों कुछ नहीं करना। धीरे धीरे करके हम एडजस्ट हो जाते हैं इस सब में। अच्छा भी लगने लगता है, हाँ हाँ, ये हमारा काम है, ये मेरा ससुराल है, मेरा मायका है, दोनों का बराबर स्थान है। मेरा मानना ये है मैम। थैंक यू सो मच। और आपने वो जो लिविंग रिलेशनशिप के बारे में अभी बताया, अभी नया ट्रेंड चल रहा है मैम, इसके लिए मुझे थोड़ा मेरे में तो इस फेवर में नहीं हूँ। ये आजकल लेकिन चल रहा है मैम, क्या करें, इसको कैसे रोका जा सकता है मैम? इसका कोई उपाय बताए, जैसे हम बच्चों को सिखाए कि ऐसे क्यों कर, इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। ये एजुकेशन भी पेरेंट्स को देनी चाहिए आजकल बच्चों यस को, मैम, वो अच्छी बात है नहीं ना? है ना। आजकल लव हाँ। मैरिज में भी पेरेंट्स लोग तो राजी हो जाते हैं, हम्म। तो इस रास्ते में जाने की क्या जरूरत है? आप लव भी एग्जैक्टली। करो, हम मैरिज कर देंगे ना। ये बात बच्चों को कैसे समझाए मैम कि वो इस रास्ते को ना चुने। नहीं, आपके संस्कार सब कुछ सिखा देते हैं, आपको ज्यादा इसकी वो चिंता नहीं है। नहीं करना है ना मैम? ओके मैम, बस इतना ही बोलना था। बहुत बहुत थैंक यू, ये अच्छा टॉपिक लाने के लिए। अच्छे अच्छे टॉपिक आप लाते हैं, ऐसे ही लाते रहिए मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। राजश्री जी, आरती या अरुणाश्री मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? 2 शब्द, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन चल रही है, आप लोगों ने सुना होगा, तो जरूर कुछ बोले। नमस्ते राजश्री जी। नमस्ते। मैं तो बहुत देर से जुड़ी हूँ लेकिन मैंने कुछ सुन नहीं पाई, पर टॉपिक अच्छा ही होगा। एनीवे, नेक्स्ट टाइम आई डेफिनेटली लिसन टू इट। या इस बार मैं बहुत देर से जुड़ी हूँ, अभी बस 5 मिनट पहले ही जुड़ी हूँ। थैंक यू सॉरी फॉर अबाउट दैट। ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग मैम। थैंक यू थैंक फॉर यू। ज्वाइनिंग। राजश्री मैम, बड़े दिनों बाद देख रहे हैं आपको, कैसे हैं आप? आज का सेशन कैसा लगा? हाँ मैम, ये तो वैसे डिस्कस ही हम लोग कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिश्ते ऐसे देखे हैं अपनी लाइफ में कि लोग पूरी जिंदगी साथ बिता लेते हैं और एक ऐसे मोड़ पे आके अलग हो जाते हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये हम जो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट ठीक है, जरूरी है वो भी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस काम आता है। किंतु जो डिसीजन कपल्स लेते हैं उसमें बहुत बार नहीं होता। और वैसे कपल्स को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि दे आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। 360 डिग्री अगर जाना है, पूरा राउंड द सर्कल अगर लाइफ जीनी है साथ में, तो अपने आप को एक दूसरे के प्रति वो वही है। मैरिज मीन्स एडजस्टमेंट विथ एक्सेप्टेंस, जो पद्मा जी ने कहा, चाहे वो किसी भी मेथड से हो। और लिविंग की जो बात कही वो थोड़ा मुझे भी ये चीज थोड़ी समझ में कम आती है। बाकी अब हम लोगों की तो वो लाइफ में वो फेज नहीं है कि हम अब लिविंग वाली बात सोचें। तो ये तो सबका मैं एक पर्सनल व्यू एंड एक्सपीरियंस है। मैम मैं हमने जिस एक चीज को चीज कह एक्सपीरियंस सकती ही नहीं किया, हमने जिस चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो हम उसके बारे में सही और गलत का डिसीजन देने वाले कौन होते हैं? हाँ, हम क्योंकि हम मैक्सिमम हम जहाँ जितने लोग हैं 40 तक आ गए हैं, और हमारे हाँ संस्कार में इस 40 साल में हम लिविंग रिलेशनशिप ना देखे हैं ना सुने हैं। अभी अभी ट्रेंड में हाँ आया है, नया फैशन चल रहा है। हाँ, और इसीलिए जिसमें कि इसीलिए बोल रहे हैं कि जब हम उसको तो जानते ही नहीं है वो तो हम हमारे उसको असर, कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, तो उस रिलेशंस को थोड़ा अपनाना हमारे लिए मुश्किल है, शायद नेक्स्ट जनरेशन को इजी लगे, लेकिन ऐसा रिलेशन हम डाइजेस्ट भी थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे परवरिश में और हमारे कल्चर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स और हम तक
3 जनरेशन हम देख चुके हैं। तो इस 3 जनरेशन में कितना रेस्पेक्टफुली वो लीड किए हैं, मदर एंड फादर का रोल कितना हम देख के आए हैं, देखते ही बड़े हुए हैं। तो वो इमेज हमें है हमारे ब्रेन में अभी तक। तो अभी वो लिविंग रिलेशनशिप जब आती है, जितना भी उसको सोशल स्टेटस मिले या गवर्नमेंट का अप्रूवमेंट मिले, लेकिन हमारी एक्सेप्टेंस क्या होती है ना, हमारा मन नहीं मानता है। जहाँ कमिटमेंट नहीं, जहाँ का एक रिश्ता, मतलब वो रिश्ता का बेस क्या है, कमिटमेंट ही है। कमिटमेंट के बिना रिश्ता क्या है? रिश्ता ही नहीं है। एक रास्ते पे जा रहा है अननोन व्यक्ति, तो उसके साथ भी हमें 2 मिनट रहते हैं तो एक कमिटमेंट आ जाती है। 2 मिनट के बाद हम उसका फ़ोन नंबर लेते हैं, जब बिछड़ते हैं एक बार फ़ोन भी कर लेते हैं। इतना छोटा-सा सफ़र में, 2-3 मिनट का सफ़र में भी उसके साथ हमारा कुछ अटैचमेंट हो जाता है, एक कमिटमेंट सा आ जाता है। अगर आप 10-12 साल एक साथ रहते हो और विदाउट कमिटमेंट बोलते हो कि कुछ भी अप्स एंड डाउन्स, लाइफ मीन्स फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स में मैं आपका छोड़ देता हूँ, तो वो रिलेशन सब कितना सही है कितना गलत है वो भगवान जाने। लेकिन हर व्यक्ति का थॉट्स अलग है। मैं बोल रही हूँ ना, हम ये रिलेशनशिप, क्योंकि हम वो संस्कार से नहीं बढ़े हैं, हमारा संस्कार अलग है। हमारे माँ-बाप, हमारे माता-पिता, हमारे दादाजी, नानाजी संस्कार से बढ़े हैं, जैसे बढ़े हैं, उनको हम जैसे देखते आए हैं, तो हम भी वैसे ही चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे फ्यूचर जनरेशन, मेरी बेटी के बेटे से जो होंगे, वो पता नहीं कौन से रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे। हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम उनको कुछ उनके ऊपर कुछ बोझ भी नहीं डाल सकते। लेकिन हमारे अपने विचार में अरेंज मैरिज या लव मैरिज, ये दोनों तक ही हमारे विचार सीमित रह जाते हैं। लिविंग तक नहीं जा पाते हैं हम। मैं भी रिलेशनशिप 2-3 साल पहले से सुनी हूँ, लेकिन मुझे ये रिलेशनशिप थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ जब भी सुनती हूँ। अभी लास्ट 3 इयर्स से मैं सुनती हूँ ये लिविंग रिलेशनशिप। मेरा भाई मुझे बोल रहा था, मेरा छोटा भाई, दीदी आजकल ऐसे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं। मैं बोली, ये भी कोई रिलेशनशिप है जहाँ पर कमिटमेंट ही नहीं है? बोले अच्छा है। मैं बोली इसके वो बारे में बोलते, कुछ बोलूं मैडम? हाँ बोलिए मैम। मैं अरुणश्री बोल रही हूँ। या जी, आप जैसा कह रहे हैं ना, हाँ वो बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग मतलब यहाँ पे पले बड़े हुए हैं, तो ठीक है। लेकिन मैं यूएस से आई हूँ, मेरा बेटा यूएस में पला है और वहीं पे बड़ा हो रहा है, तो वो भी शादी के लायक है। तो उसका वही मतलब वो वहाँ पे है, तो उसका वो डेटिंग का वो सब तो लिविंग रिलेशनशिप हिज, या मतलब हमको नया लगता है, लेकिन दैट्स यू वहाँ पे तो कॉमन है। तो वो अभी वैसे वो भी, उसको भी लव मैरिज का अरेंज्ड मैरिज का उसका कुछ नहीं, वो पहले लड़की देखना चाहता है, ही वांट्स टू लिव विद हर, उसके बाद ही शादी का वो कमिटमेंट करेगा। तो वी हैव टू एक्सेप्ट वो, मेरा मतलब वो, क्योंकि उसको हमारा मालूम है, हमारे ट्रेडिशंस वगैरह सब मालूम है। मेरे हस्बैंड का मेरा मेरा हमारा अरेंज्ड मैरिज था, उसको सब मालूम है, बट ही इज लिविंग इन दैट कल्चर, तो वहाँ पे तो ये सब तो चलता है, एंड ही वांट्स टू एक्सपीरियंस दैट। अभी तक तो उसके कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बट वो उसका यही है कि हमने कहा कि अगर हम लड़की अगर ढूंढना है तो देन उसने कहा, उसने तो मुझसे कहा भी मैं अपने आप को ढूंढूंगा, आई वांट टू सी हर एंड देन आई विल गेट मैरिड। तो ऐसा है उसका। बट व्हाट वी कैन डू, बट हमको बस उसको एक्सेप्ट करना है, एंड देन होपफुली दैट वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही उसका वो चूज करेगा। दैट्स ऑल वी कैन एक्सपेक्ट। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। मैं भी यूएस में रही हूँ और मेरे इंडिया में भी कोलिग्स लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं। मैं एक पॉइंट आगे बोलना चाहती हूँ, गे एंड लेस्बियन रिलेशनशिप्स। राइट तो राइट। मेरे लिए वो भी मतलब जैसे 15 साल पहले मेरे लिए वो नया था, जैसे आज यहाँ पर लिव इन नया माना जा रहा है। तो राइट। लेकिन जब मैं उनसे संपर्क में आई, गे एंड लेस्बियन पार्टनर्स एंड या लिव इन पार्टनर्स में भी जब संपर्क में आई, तब मुझे उनकी मनोभाव, उनके भाव, उनके जो आपस में
अफेक्शन एंड लव के तरीके हैं वो समझ में आया। तो हमारे लिए ये, जैसे पद्मा मैम कह रहे हैं ना कि हमारे संस्कार नहीं है, लेकिन वहां पर आर्थिक जो परेशानी है, जो अरीटा मैम ने कहा कि यहाँ पर पेरेंट्स करते हैं, फिर उनके रहने की वो व्यवस्था हो जाती है, तो अरेंज मैरिज चल जाता है, वो जो पहली नींव जो है वो माता पिता रख देते हैं। लेकिन वहां पर जो है कि वो लिव इन का जो प्रमुख, मुझे जितना समझ में आया, वो आर्थिक जो मतलब परेशानी होती है, दो लोग सेपरेट रूम लेके रेंट लेके वो रहना, एक 18 साल या 20 साल के लड़के बच्चे के लिए, जो कि उनके पास मतलब कम आर्थिक स्थिति उनकी वैसी नहीं होती, तो वो उनको सही एक मायने में सही सा लगता है। और कमिटमेंट मैंने देखी है कि वो आपस में एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, चाहे वो लिव इन में रहें या मतलब जिस तरह से अरेंज्ड मैरिज में रहें। तो मैं मतलब मेरा ये अपना अनुभव रहा है कि जिसकी जैसा मतलब जैसे जीवन, वो जो एक्सेप्ट वाली बात हुई ना अभी किसी ने कही, तो एक्सेप्ट, हाँ अरुणा जी ने कही कि एक्सेप्ट वाली बात, जब हम उनके संपर्क में आते हैं तब उनकी थिंकिंग पता चलती है तब, और फिर हमें लगता है नहीं यार ये तो सही है, इनकी आपस में तो बड़ी ट्यूनिंग है, आपस में दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, दूसरे के लिए वो कमिटमेंट है। तो हाँ, ये अब हमारे आंखों से ऐसा लगता है कि अरेंज मैरिज में कमिटमेंट अधिक है, लेकिन ऐसा मतलब मैंने जो देखा मैं वो रखना चाहती हूँ। मैंने देखा कि वो लोग भी रहते हैं। आज का वैसे डिस्कशन बहुत डिपेंड करता है ना, अभी टाइम के साथ साथ हो सकता है सब लोग इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं एक मतलब ग्रुप में आप म्यूट हो गए मैम, म्यूट हो गए। हाँ हाँ, अब आई आप। एक मैडम है जिनकी दो बेटियां हैं, और उनके मुख से मैंने जब ये सुना कि मतलब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस लिव इन रिलेशनशिप में, और उन्होंने अपनी बेटी को एक तरह से नॉट भी दे दिया है कि वो मैरिजेबल एज की है अब, और बाहर ही रह रही है, यूएस में ही रह रही है, तो जैसे आप बता रहे हैं शायद वहां का कल्चर भी ऐसा ही होगा। तो उन्होंने अपनी बेटी को नॉट भी दे दिया कि यस, अगर तुम ऐसा समझती हो तो जस्ट गो फॉर इट, चेक इट, अगर तुम्हें लगेगा कभी भी तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो वही बात है कि जिस कल्चर में आप रहते हो उस कल्चर को आप आसानी से डाइजेस्ट करने की आदत पड़ गई है, और दूसरा कल्चर जब आप सुनते हो तो आपको लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, बिकॉज दे आर लिविंग एज मैरिड कपल, है ना, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, और उसके बाद अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि देखो जी ये पार्टनर तो केयर ही नहीं करता बच्चों की, तो मैं अकेली क्यों करूं, तो वहां पे ब्रेकअप के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि एक अरेंज्ड मैरिज या लव मैरिज में आपको समझाने वाले बहुत होते हैं कि आपको ये चीजें एक्सेप्ट करके चलना है, ये मत सोचना कि हर चीज डिवाइड हो जाएगी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाएगी। तो शायद इसलिए मुझे लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप में ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, बाकी जी नेचुरली है हाँ। कि जहाँ जो रहता है उनको ज्यादा पता है। एंड इट्स बिटवीन द टू पीपल, एक्चुअली टू पीपल। एंड यहाँ पर यस, जैसे आप बोलते हैं ना कि अगर उन दोनों को ठीक लगे तब वो अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में कन्विंस कर लेते हैं। तो मैंने ये देखा तो रिस्पेक्टफुली एवरीबडी हैज देयर ओन वे, मेरे को ये लगता है ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने तो वहां जाके अपने कोलीग से ये बताने की कोशिश की कि अरेंज मैरिज भी एक मैरिज होती है। वो तो बोलते हैं अरेंज मैरिज इज स्लेवरी। मैंने वहां पर इस तरह की डिबेट को मतलब पक्ष लिया है अरेंज्ड मैरिज का, कि अरेंज मैरिज इज नॉट स्लेवरी। वो उनको वहां पर के लोगों को लगता है कि मतलब जैसे कि जबरदस्ती माता पिता ने जो है उनको बांध दिया है, अरेंज मैरिज का उनको ये डेफिनेशन है, ऐसा उनको ऐसा प्रतीत होता है। तो मतलब सबके अपने अपने विचार है, कहने का अर्थ ये है मुझे ऐसा। तो आज का डिस्कशन काफी रोचक रहा, मैं ये कह सकती हूँ, सबने अपने पक्ष रखा। और अरुणा जी, राजश्री जी,
आरती, पद्मा पद्मा जी ने तो बहुत अच्छे से, रीटा मैम ने बहुत अच्छे से अपने अनुभव बताए। और थैंक यू सो मच फॉर सच अ टॉपिक मैम, आपने जहां से भी चुना ये बहुत अच्छा टॉपिक। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर धन्यवाद। गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। कल मिलते हैं मैम 4 बजे। थैंक थैंक यू थैंक सो यू। थैंक यू मैम। नमस्कार। मैम